तो वहीं ऑनलाइन गेम के चलते सुसाइड मामले में बच्ची के मामा भोला साहू ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि फ्री फायर गेम के लिए अकाउंट से पैसे कटे, दादा के अकाउंट से कटे थे 28,000 रुपए। 1 महीने पहले परिवार ने फोन लिया था तो बच्चे को गेम की लत लग गई थी। मामा की तरफ से ये कहा गया है और क्या कुछ कहा गया ये भी सुनवाते हैं। साहू के मामा भोला साहू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे हुआ ये घटनाक्रम और क्या लगता है आपको, अब तक क्या पता चला है? सर हमारे पापा का प्रोग्राम था 13वीं का, उसमें थे हम लोग, सब लोग वहीं थे। यांस अकेला घर पे ही था, तो उसको बोला था तैयार होके घर पे आओ, पूजा में चलना है वहीं मेरे पापा के यहाँ 13वीं में। तो 13वीं के इसमें हम लोग सब बिजी थे, तो ये गेम खेल रहा था। तो उसकी मम्मी ने देखा होगा गेम में क्या खेल रहा है, ये गेम में खेल रहा है। तो गेम का ही कुछ लफड़ा था, तो उसमें उसने कुछ पता नहीं क्या हुआ। फिर उस दीदी का फ़ोन आया मेरे पास कि जल्दी आओ हॉस्पिटल जाओ। तो हॉस्पिटल पहुंचा मैं। हॉस्पिटल पहुंच के मैं देखा, फिर पता करा, फिर पूछा क्या कैसे क्या हुआ। तो वो गेम का पता चला कि उसके दादा के खाते से 28,000 रुपये कट गए थे 1 महीने पहले। तो उसको बताया था कि भाई गेम में मत खेला करो, तो उसको डांटा था तो भाई गेम मत खेला करो। मोबाइल ले लिया था उससे। क्या पैसे कटने के बाद वो दुखी था या डिप्रेशन में था, कुछ नहीं, इस घर में दीदी के यहाँ शादी थी, वहाँ जाना था उसको। तो ऐसा लग तो नहीं रहा था, मैं भी बात करता था, पर मैं कैसे कह सकता हूँ। तो फ़ोन उसके पास खुद का था कि या मम्मी पापा दादा किनका फ़ोन यूज़ करते थे? उसकी मम्मी का फ़ोन था, मम्मी के मोबाइल में। उसकी मम्मी के मोबाइल से बैग से निकाल के गेम खेल रहा था। फिर फ़ोन चलाने के लिए मना किया गया घर की तरफ से कि मत चलाइए, ऐसा कुछ हिदायत दी गई कि फ़ोन चलाना ठीक नहीं है, समझाया गया? हाँ, उसको दादा ने, उसके पापा ने, उसके दादा ने, उसके पापा मम्मी सब ने समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, गेम मत खेलना। पर वो शायद लत उसको लग गई थी, लत के चक्कर में गेम खेलते थे सब। वो जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उस स्कूल के बच्चे बहुत है उसके साथ इन्वॉल्व है। जो एक चेन होती है, जब अमूमन आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो एक पूरी चेन होती है और 28,000 रुपये कटने के बाद निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जब गेम की लत लगती है तो आप सोचिए आपके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर 3 नाबालिग सगी बहनों ने खुदकुशी की। बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। तो भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग की आदी थी ये तीनों बहनें। तो गाजियाबाद से ये पूरी खबर है, जहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। भारत सिटी सोसाइटी में रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है। भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली तीनों सगी बहनों ने एक मोबाइल गेम ऐप के आदी होने के चलते बताया जा रहा है कि तीनों बहनें एक साथ काम किया करती थी, जैसे नहाना, खाना, स्कूल जाना, सोना और रोजमर्रा के सभी काम साथ में ही किया करती थी। बीती रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। अभी तक खुदकुशी का कारण नहीं पता चला है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि जो ऑनलाइन गेम है, इसकी जद में कई बच्चों की जिंदगी आती जा रही है और कितना ज्यादा खतरनाक ये ऑनलाइन गेम होता जा रहा है। और इससे बचाने के लिए अपने बच्चों को क्या कदम उठाया जाए, क्या कुछ किया जा सके, ये तमाम सवाल बन रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद हर कोई डर रहा है, खासतौर पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंताजनक हो चुके हैं। उनके बीच चिंता की स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि हर घर में आजकल देखने को मिलता है कि बच्चा मोबाइल गेम की जो लत है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डूबा रहता है। बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है, गेमिंग का आदी हो जाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर सुसाइड का ये पहला मामला नहीं है। कई बच्चों ने सुसाइड की। जब इस पूरे मामले में जांच की गई, गाजियाबाद की जब 3 नाबालिग सगी बहनों ने खुदकुशी की, अब जांच लगातार की जा रही है। आखिर ACP का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा
50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। मैंने कहा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते, आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास बस। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें बस। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता, बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा, अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। ये पूरा मामला जो भी सुन रहा है सहम रहा है, डर रहा है, खासतौर पर अपने बच्चों को लेकर चिंता सताने लगी है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, साथ ही हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़े हैं, साथ ही अकील जमीर गाजियाबाद से जुड़े हैं, अर्चना शर्मा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर शोभा शर्मा चाइल्ड काउंसलर हैं, डॉक्टर निमेश देसाई वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, पूर्व निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइंड साइंस से जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश आपकी ओर आना चाहूंगी और सबसे पहले भोपाल के इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी। दरअसल ये जो बच्चा है इसकी उम्र भी करीब 14 साल की थी, 8वीं का छात्र था, लेकिन मोबाइल गेमिंग की लत ऐसी लगी कि वो लगातार मोबाइल गेमिंग करता रहता था और जब परिजनों ने डांट लगाई तो वो इतना नाराज हुआ कि उसने मौत को गला लगा लिया। दरअसल कुछ महीने पहले ये अपने दादा के मोबाइल फोन से जब गेम खेलता था तो उस वक्त 28,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये फ्री फायर गेम में ये पैसे खर्च हुए हैं। और इसके बाद परिजनों ने मोबाइल चलाने से लगातार इनकार करते रहे और जब ऐसी स्थिति बनी कि वो मोबाइल की लत और ऑनलाइन गेमिंग की लत नहीं छोड़ रहा था तो अंततः उसे मौत को गले लगाना ही पसंद आया। फिलहाल परिवार जो है वो बहुत शोकाकुल हैं और जो उनके मामा हैं या अन्य आसपास के लोग हैं वो सारा दोष ऑनलाइन गेमिंग पर ही मढ़ रहे हैं और सरकार से ये मांग की जा रही है कि ऑनलाइन गेमिंग पर एक तय उम्र के पहले बैन लगाया जाए ताकि छोटे बच्चे इस गेमिंग के जंजाल में ना फंसें। अंश के मामा ने ये तो कह दिया है कि जो एक संगठित गिरोह है वो इसके पीछे काम करता है, इससे टास्क असाइन करते हैं जिसके जरिए बच्चा कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका आरोप ये भी है कि ब्लैकमेल तक किया जाता है और यही वजह है कि अधिकतर लोग सुसाइड की ओर कदम उठाते हैं और अंततः वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान भी दर्ज कर रही है। जिस मोबाइल से ये गेम खेला जाता था उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। बिल्कुल, अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है। अगर बात गाजियाबाद के मामले की करें तो गाजियाबाद में भी इसी तरह से देखने को मिला कि तीनों छोटी बच्चियां थीं और तीनों ने एक लेटर भी सामने आया है। तो वहीं अगर परिजनों से बातचीत सुने तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कोरियन नहीं छोड़ सकते हैं। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ऑनलाइन गेम आजकल हर बच्चे के लिए ये एक पेरेंट्स के लिए एक डर है और हर बच्चे के इसमें लत होने की जानकारी सामने आती है। तो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन गेमिंग का इतना ज्यादा आदी हो जाता है तो कैसे उसके बिहेवियर से समझा जाए कि ये अब हमारा बच्चा ऑनलाइन गेमिंग के लत में है और ऐसे में कैसे इससे बचाया जा सके। अर्चना जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं गाजियाबाद का जो पूरा मामला है विस्तार से समझूंगी। मेरे सहयोगी अकील जुड़ चुके हैं। अकील, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के भारत सिटी इलाके में। ये जो सोसाइटी है उसके दूसरे टावर में हम मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये जो टावर है ये A4 टावर है और इसके ठीक सामने B1 टावर है जहां पर ये हादसा होता है। और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा पूरा हादसा किस तरीके से हुआ वो देखा है। अगर आप देखें तो ये जो स्पॉट है उसको पूरी तरीके से गाजियाबाद की पुलिस टीम ने कॉर्डन कर दिया है। ये इलाका जो है पूरा घेर दिया गया है। वहां पर 3 सर्कल बना दिए गए हैं स्पॉट्स के, B1, B2 और B3 करके। हमारे साथ यहां पर जो चश्मदीद हैं वो मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, तकरीबन रात के 2 बजे का मामला है, आपने क्या कुछ देखा, कैसे जो घटनाक्रम है कैसे इवॉल्व हुई? देखो, जब मैं सोने के लिए जा रहा था उससे पहले ही उस पर सडनली हमारा नज़र गया। चूंकि आप देखो कि अगर कोई उसके ऊपर सोचो चढ़ के बैठा है बालकनी के ऊपर, तो ऑब्वियसली, और 2 बजे रात का अगर मामला हो तो थोड़ा सा एबनॉर्मल ही लगता है। मैंने देखा, मैंने मतलब बुलाया मैम को कि देखो यार, मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वो अंदर की ओर जंप कर चुकी थी, बाहर की ओर नहीं।
अंदर की ओर। उसके कितने देर बाद आपने देखा कि उसने सेकंड अटेम्प्ट लिया? एक मिनट बाद वो वापस से आई और इस बार वो यूं ऐसे करने की कोशिश कर रही थी और उसके पास एक बच्चा लिपटा हुआ, एक बच्चा आया उधर से पूरा लिपट गया। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 लोग एक साथ कूदे? नहीं, पहले यूं ऐसे मतलब यूं बैक फेस की साइड पे यूं ऐसे झुकने की कोशिश कर रहा था और इस बीच बच्चा आके लिपट गया। हमें लगा कि यार मुझे लग रहा है कि कपल का मामला है, मतलब कोई हस्बैंड या फादर को करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा इमोशनली बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मत करो। और उसके बाद वो जैसे ही डाउन हुई, तीसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीनों जो है एक साथ गिरा नीचे। आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? यहाँ पर सोसाइटी में बाकी लोगों ने देखा, आवाज लगाई, आपने चिल्लाने की कोशिश की? का रात का मामला था, इससे पहले कुछ समझ में आता, ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी। तो देखें यहाँ ये जो चश्मदीद गवाह हैं ये उस वक्त मौजूद थे, इन्होंने देखा कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। तो इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो गाजियाबाद पुलिस टीम की तरफ से जारी है और गाजियाबाद पुलिस टीम को कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट के अलावा कई सारे फोटोज जो हैं वो फ्लोर पे बिखरे हुए थे, उन फोटोज को भी गाजियाबाद पुलिस टीम ने कलेक्ट किया है। उसके अलावा आप देखिए तो एक डायरी भी मिली है और जो सुसाइड नोट है उसमें आई करके एड्रेस किया गया है। तो अगर तीनों बहनों ने साथ में मिलकर के सुसाइड नोट लिखा था तो वी करके एड्रेस करना होता था, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आई करके एड्रेस किया गया। तो उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या सुसाइड नोट सिर्फ एक शख्स ने लिखा, क्या एक बच्ची ने लिखा? तो ये सारे एंगलों से जो है वो गाजियाबाद की पुलिस की टीम अभी अब तमाम एंगल से यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर उस डायरी में जो लिखा है वो क्या है, और उसके अलावा अब पूरे सिचुएशन को डिटेल से समझने की कोशिश, क्या कुछ खुलासा होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। मैं मेरे मेहमानों के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अर्चना जी आपके ही पास आऊंगी, क्योंकि सवाल मैं पहले भी यही पूछ रही थी, जब कोई बच्चा ऑनलाइन गेमिंग की लत में आता है तो आखिर कैसे समझे उसके बिहेवियर से कि अब हमारा बच्चा ऑनलाइन गेमिंग की लत में है और इसे हमें इससे निकालना होगा? अस्मिता जी देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों को मना किया जाता है, पेरेंट्स मना करते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, उसको हम डिसओबीडियंस का नाम देते हैं कि बच्चा हमारी बात मान नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, न्यूरो इमेच्योरिटी होती है बच्चों में। वो जिस उम्र में है उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो 25 साल की उम्र तक ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, और इस हाइपर गेम के हाइपर स्टिमुलेशन के कारण उनके अंदर एक न्यूरो इमेच्योरिटी आ जाती है। तो ये मेन चीज उनके ब्रेन के अंदर हो रही है। अब हम पता कैसे करें कि बच्चा ये सब कर रहा है? पहली बात, वो आपकी बात माननी बंद कर देगा। जब बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, बार बार मना कर रहे हैं, फिर भी वो बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो उसमें आदतन फंसता जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये है कि बच्चा अकेलेपन को प्रेफर करने लगता है, सोशली डिस्कनेक्टेड फील करने लगता है। एक्चुअली मेंटली बच्चा डिस्कनेक्टेड हो जाता है दूसरों से और वो अपनी स्पेस मांगता है। एक रूम में आपको मिलेगा अकेला गेम खेलता हुआ या क्लासेस बंक करता हुआ आपको मिलेगा। तीसरी चीज जो हम समझ सकते हैं कि उनकी जो नींद होगी वो भी डिस्टर्ब होगी। बच्चा देर से सोएगा या प्रॉपर उसकी नींद नहीं हो पाएगी, नींद आने में समस्या होगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हमें जानने की जरूरत है, जो हमारी समझ में अभी तक नहीं है। बच्चा आपसे अपनी बातें भी शेयर नहीं करेगा, स्कूल जाना भी बंद करेगा, ट्यूशन वगैरह ये सब चीजें होंगी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले बीइंग पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। बच्चों से आपका कनेक्शन जितना ज्यादा होगा, देखिए बच्चे क्यों गेमिंग में फंस जाते हैं? क्योंकि वो एक एडिक्शन बन चुका है। उन्हें ऐसा मिल क्या रहा है? उन्हें मिल रहा है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो उनको फील गुड कराता है। जब डोपामीन आ रहा है गेम खेलते खेलते, उनको वो जो रश ऑफ डोपामीन आ रहा है, तो न्यूरोलॉजिकली उनका ब्रेन उनसे कह रहा है आई फील गुड, आई फील सेफ। उनको वो गुडनेस और सेफ्टी जो फील हो रही है वो गेम से हो रही है। उसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्चना जी एडिक्शन भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। मैं डॉक्टर शुभा आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि हम अगर भोपाल के मामले को देखें और हम अगर गाजियाबाद के मामले को देखें तो भोपाल मामले में जैसा कि अभी अर्चना जी भी कहते हुए नजर आ रही थी कि बच्चा अपने आप को बंद रखता है, मिलने से बात करने से बचता है, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करता है, और भोपाल मामले में ऐसा हुआ। गाजियाबाद में जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं दोनों ही जगह के। तो क्या गेमिंग जब खेलते हैं, या फिर ये माना जाए कि जो टीनेज बच्चे होते हैं उसमें इमोशनल रिस्क सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है?
यस क्योंकि जो एडोलसेंस पीरियड होता है उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे में पेशेंस रखना, अपनी बॉडी इमेज को लेना, अपनी चीजें दिखाना, शो करना, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से मोबाइल का यूज थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, उनको वही हैप्पीनेस लगती है और कहीं ना कहीं आजकल पेरेंट्स के साथ में इतनी कनेक्टिविटी बच्चा नहीं करना चाहता, तो इस टाइम पीरियड में बच्चे को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए होती है। ये बनाने के चक्कर में कई बार वो सोशल मीडिया पे जो हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटी होती है, सोशल मीडिया पे जो अट्रैक्टिव चीजें होती हैं उनकी तरफ वो ज्यादा अटैच होते हैं। इसकी वजह से कई बार उनके इमोशनल भी डिस्टरबेंस होते हैं और एग्रेशन ज्यादा होता है, तो उसका कॉज हार्मोन्स भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, आजकल हर किसी बच्चे में पेशेंस लेवल एकदम हट गया है, किसी को भी वेट करना या किसी भी चीज को पेशेंसली सोचना, वो समझने सोचने की शक्ति नहीं रही है क्योंकि पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं होता, कहीं उन्हें सही गाइडेंस कई बार नहीं मिल पाती है, तो जिस वजह से वो ज्यादा मोबाइल के एडिक्शन में होते जा रहे हैं। और बर्दाश्त की जहां तक है कैपेसिटी की बात है, तो पेशेंस लेवल छोटी सी बात पे रिएक्ट बहुत जल्दी देते हैं, इतनी लेवल से सुनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका लगता है कि इमीडिएट रिएक्शन करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एग्रेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आजकल, जिस तरह से पेशेंस खत्म हो रहा है। जी जी यस, तो एग्रेशन, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम एंड इवन डिजिट स्पैन भी बहुत कम होता चला जाता है किसी भी एडिक्शन से, और मोबाइल के से तो खास तौर से रील जो होती है कहीं ना कहीं, और ये जो गेमिंग है ये ब्रेन पे कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी को और हाइपर कर देती है। बिल्कुल। डॉक्टर निमेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जब भी हम देखते हैं हमारा बच्चा अगर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहा है, फोन में ही लगा होता है और आइसोलेट होने लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स अमूमन या तो फोन छीन लेते हैं या फिर उन्हें फोन चलाने से मना करते हैं, मोबाइल यूज करने से मना करते हैं। अब इस सिचुएशन में बच्चे के साइकोलॉजिकली किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और क्या ऐसा करना सही है? जो हमारे साथियों ने कहा, अस्मिता जी, दोनों साथियों ने, उनसे सहमत होते हुए मैं कहना चाहूंगा खतरा ये है कि जो नाजुक मानसिकता है किशोर की और जो अवसाद की बीमारी की संभावना है, ये दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। खासकर जो नाजुक मानसिकता है किशोरावस्था में, ब्रेन डेवलपमेंट पूरी हुई नहीं है, वो मैच्योरिटी डिसीजन की हो नहीं पाई है। दूसरी तरफ जो गेम के प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो ऐसी हायर प्रोडक्ट बनाते जाते हैं कि डोपामिन और बाकी केमिकल्स की रिलीज और ज्यादा होगी। तो एक तरफ नाजुक मानसिकता वाला बच्चा है या बच्चे हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऐसे सेल किए जा रहे हैं कि वो जो एक्साइटमेंट है वो और कुछ बच्चे को मिले जो उस एक्साइटमेंट को ढूंढ रहा है। और तीसरा एंगल हो गया पैसे का, जो इन 2-3 केसेस में है। भाई या तो परिवार पे पैसे का बोझ हुआ या कर्ज जमा हो गया गेमिंग में। तो ये सारे मुद्दे समझ के कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से कंट्रोल बनता है। लेकिन जैसे हमारे साथी ने कहा, अगर बिना संवेदनशीलता के कंट्रोल करेंगे तो जो नाजुक मानसिकता वाला बच्चा वो और आहत होगा। तो हमें बड़ा सपोर्टिवली उसको समझा बुझा के फोन से और खासकर गेमिंग से, खासकर वो जो एक्साइटमेंट वाली पैसे वाली गेम से, उनसे दूर रखने में मदद करना होगी। ये बात कहते हुए मैं एक बात कहूंगा, बहुत सारी रिसर्च है पाश्चात्य देशों में भी, हमारे देशों में, कि न पहचानी हुई अवसाद की बीमारी जो बच्चों में और किशोरों में होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कारण है या उसका फलस्वरूप परिणाम है, ये छोड़ देते हैं, मुर्गी और अंडे वाली बात है। डिप्रेशन कारण था या एडिक्शन के कारण डिप्रेशन हुआ, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी को किशोरों में खासकर हम जल्दी से पहचाने और इलाज के लिए ले जाएं, ये बहुत जरूरी। सर, एक और चीज देखने को मिलता है, जब छोटा बच्चा गेम की लत होती है तो उस दौरान वो सुसाइड जैसे अगर अटेम्प्ट अपनाता है, उसके बाद हम ये कह देते हैं कि गेमिंग चैलेंज की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, तो ये कह देना ठीक है या फिर उसके तह तक हमें जाना जरूरी है? तह तक जाना जरूरी है, लेकिन सपोर्टिव रूप से, जैसे हमारे दोनों साथियों ने कहा, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की मदद से, परिवार की मदद से। देखिए, एक बात तो हकीकत है, किसी भी उम्र में, खासकर किशोरावस्था में, जितना प्रेशर डालेंगे, ना करेंगे, उतनी जो वो प्रवृत्ति वो बढ़ेगी। तो बहुत नाजुक मोड है उस उम्र में, ब्रेन डेवलपमेंट हुई नहीं है, बच्चे को कंट्रोल पसंद नहीं है, लेकिन मार्केट में चीजें आई जा रही हैं जो आपको प्रलोभित कर रही है।
तो माँ बाप और काउंसलर के हम सब के लिए बड़ा नाजुक मोड़ है कि उन बच्चों को खासकर जो वल्नरेबल है, जो नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। बिल्कुल। डिप्रेशन का पहचान और इलाज, सपोर्टिव काउंसलिंग और कुछ हद तक परिवार में और स्कूल में कुछ बात कंट्रोल होना हो। बिल्कुल। मेरे पास समय बहुत कम है अर्चना जी, एक बहुत ही क्विक आंसर चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम बात डिप्रेशन की करते हैं तो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, और खासतौर पर जब बच्चों की बात होती है तब ये और भी लोग मान नहीं पाते कि इतने से बच्चे को आखिर कैसे डिप्रेशन हो सकता है। तो पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है, और अगर बच्चा एडिक्ट हो रहा है मोबाइल गेमिंग का तो उसको किस तरह से पेरेंट्स कंट्रोल करें? अश्मती जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज भी हमारे देश में हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसे टैबू ही समझा जाता है। आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। मेरी सलाह ये है कि बच्चे को सुधारने के पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर अवेयरनेस बढ़ा लें, वो प्रोफेशनल हेल्प लेना शुरू करें, पेरेंट्स थोड़ी सी पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स अटेंड करें, बिना अपना ईगो बीच में लाए कि भाई मैं तो ऑलरेडी अच्छा पेरेंट हूँ, मुझे तो किसी लर्निंग की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी पर ले जाते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। तो मेरी सलाह सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए होती है कि अगर आपका बच्चा है तो सबसे पहले आप किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, ये देखिए कि आप बेहतर पेरेंट कैसे बन सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी अच्छे पेरेंट हो, पर बेहतर कैसे बन सकते हैं वो पहला कदम होना चाहिए। और दूसरा, जब आप अपने बच्चे से सोशली और अच्छे से कनेक्ट होंगे ना, अपने बच्चे को और अच्छे से समझेंगे और उनको नई नई एक्टिविटीज में लगाएंगे। देखिए, बच्चे को चैलेंजेस पसंद है, मोबाइल गेम्स में उनको चैलेंजेस दिए जाते हैं। जैसे आपने ये बच्चियों के केस में बताया कि 50 डेज में 50 चैलेंजेस वाली बात थी इसमें। तो चैलेंज आप भी तो दे सकते हैं ना, बीइंग पेरेंट, कि आप उसको नई एक्टिविटी में लगा दें, नई चीजें उसको दें। कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटीज से जोड़ने की जरूरत है, और सबसे पहले पेरेंट्स को खुद भी ये समझना होगा कि आखिर हमारी क्या मानसिकता है और हमारी क्या चैलेंजेस हैं, उसको पहले ठीक करके फिर अपने बच्चों की पेरेंटिंग पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर शोभा जी, आपने एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को समय दिया। डॉक्टर निमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।